बुरे के लिए तैयार रही है, बहुत बुरा आने वाला है। इस तरह की सुर्खियां फिलहाल हेडलाइन बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं, उनके द्वारा इस तरह का एक बयान दिया गया है। इस बयान में कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री की बात को ही बैक करते हुए दिख रहे हैं, समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में शौक आ रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा वडोदरा में यह कहा जाना कि आप सबको, मतलब एक बार पहले आप कहते हैं तेलंगाना में, फिर कहते हैं वडोदरा में। इन सब बातों का मीनिंग क्या निकालें? क्या वाकई में कुछ बड़ा बुरा होने वाला है? आज के सेशन में जिक्र करेंगे इस बात का, क्योंकि अब चर्चाएं जोरों पर हैं। चर्चाएं जोरों पर हैं वर्क फ्रॉम होम की, विदेश यात्राओं को छोड़ने की, पेट्रोल डीजल का कंजप्शन रोकने की, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं द्वारा अपने काफिले के अंदर गाड़ियां कम करने की। ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन विपक्ष ने इसे अपनी तरफ से कैसे लिया, उसकी भी जानकारी आज के सेशन में होगी। तो चर्चा होगी, क्या वाकई में लॉकडाउन आ रहा है? क्या वाकई में इंडिया में कोई क्राइसिस है जिसका सामना करने के लिए हमें हल्के हल्के से तैयार कराया जा रहा है? क्या माना जाए सीआईआई की एनुअल बिजनेस समिट के अंदर उदय कोटक जी के इस बयान के मायने क्या माने जाएं, जब उन्होंने ये कहा कि हम तो 28 फरवरी से ही इंतजार कर रहे थे, ये दिन अब आकर लैंड हो रहा है। We should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation. Be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us. And in many ways, the Prime Minister said, मतलब सरकार अगर इस तरह की परिस्थितियों में रहती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% तक बढ़ सकता है। ऐसे में हमें एक कंपनी की तरह सोचना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उन चीजों को करने का प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव का सीआईआई के मंच से क्या समर्थन दे दिया गया है? क्या इंडस्ट्रीज भी तैयार हैं कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री के कहने पर वर्क फ्रॉम होम काम को करने के लिए लोगों को कम से कम ऑफिस बुलाना, यात्राओं को विदेश जाने से रोकना, तमाम चीजों को प्रभावित करेंगे? इन सब को समझने का आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री की देशवासियों के साथ 7 अपीलें हैं। पहला, तेल का कम उपयोग करें, इवन खाने के तेल का भी कम उपयोग करें, क्योंकि भारत उसे डॉलर से खरीदता है। पेट्रोल डीजल को कम खरीदें, क्योंकि भारत उन्हें डॉलर से खरीदता है। सोना कम खरीदें, क्योंकि भारत सोना भी बाहर से डॉलर से खरीदता है। फर्टिलाइजर्स खेतों में कम डालें, क्योंकि उन्हें भी हम डॉलर से खरीद कर लेकर आते हैं। इसके साथ साथ स्वदेशी अपनाएं, कारपूलिंग करें। इस तरह की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। इन सभी बातों को उन्होंने फिर से जाकर गुजरात में जब दोहरा दिया, तो चर्चा होने लगी कि ये अनकहा लॉकडाउन धीरे से लाया कैसे जा रहा है। चलिए इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आइए साथियों, इस खबर को लेकर आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रधानमंत्री की अपील से आगे की करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा जैसे ही एक दिन के अंदर भीतर 2 बार यह कह दिया गया हो कि आप खर्चे रोकिए, तो इसके ऊपर लोगों ने विमर्श करना शुरू किया। विमर्श इतना गहराने लगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदो, तो सोने का बाजार गिर गया, सर्राफा बाजार पर नुकसान दिखाई देने लगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि समय की मांग है कि हमें लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा। लोकल चीजों के लिए ज्यादा बातचीत करनी पड़ेगी, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या यह हम लोगों ने किसी देश विशेष के लिए किया? आंसर है नहीं। तो फिर हम दुनिया के देशों से जो भी सामान खरीदते हैं, उसका पेमेंट अगर डॉलर में करते हैं तो डॉलर बचाना है, अदरवाइज फॉरेन रिजर्व लगातार घटता चला जाएगा। अचानक ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल कई बार मुझसे टीवी इंटरव्यूज में, कई पत्रकारों के द्वारा, कई डिबेट्स में डिस्कस किया गया। आंसर इसका सिंपल है, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? पहले भी तो हम लोग तेल मंगाते थे, अब क्या हो गया है? पहले जब हम तेल मंगाते थे तो $60 प्रति बैरल के हिसाब से हमें तेल मिलता था। अब हम जब, क्यों कम हो रहा है? पहले भी तो हम लोग तेल मंगाते थे, अब क्या हो गया है? पहले जब हम तेल मंगाते थे तो $60 प्रति बैरल के हिसाब से हमें तेल मिलता था। अब हम जब तेल मंगा रहे हैं तो $100 प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है। लगभग 1.25 गुना महंगा आपका तेल हो चुका है। ऐसे में इंपोर्ट में आपके अकाउंट में रखा पैसा ज्यादा जा रहा है।
फिर सवाल बनता है, हम तो अपने शहर में रुपया खर्च करते हैं, तो गोल्ड खरीदने से हमें क्यों रोका जा रहा है? हम तो डॉलर खर्च नहीं करते। जवाब है, आप डॉलर नहीं खर्च करते, लेकिन जो रुपया आप सर्राफा बाजार में देते हैं, वो गोल्ड असल में भारत में पैदा नहीं होता, वो विदेशों से खरीदा जाता है। और जब विदेशों से सोना खरीदा जाता है तो उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, यानी कि आपके यहां से डॉलर बाहर भेजा जाता है। आप रुपये में परचेज पेमेंट कर रहे हैं, आरबीआई उस रुपये को डॉलर में बदलती है और डॉलर से फिर आपके लिए खरीदारी करवाती है। इसका मतलब अगर आप सोना खरीदते हैं तो सोने में भी आपका डॉलर बाहर जाता है। सवाल है, पहले भी तो खरीदते थे, अब क्या हो गया? अब डॉलर के भंडार पर संकट आ रहा है। तीसरा पॉइंट, विदेश यात्रा में क्या दिक्कत है? पहले भी करने जाते थे, हम तो उस देश की करेंसी यूज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस भी देश की आप करेंसी यूज करते हैं वो असल में डॉलर में कन्वर्ट होती है। यही है असल में डॉलर डोमिनेंस, डॉलर का कम होना। जैसे आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक विचार आता होगा कि अमेरिका के सामने हम कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि उसका सिक्का चलता है, उसका ही तो डॉलर है जिसका आपके देश में कमी होना अर्थव्यवस्था में इतनी रुकावटें लेकर आता है। सवाल है, हम लोग फर्टिलाइजर से क्यों रुकें? किसानों को क्यों रोका जाए? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल का जवाब है, भारत की फर्टिलाइजर आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और उनमें से मैक्सिमम फर्टिलाइजर का इंपोर्ट हम खाड़ी देशों से करते थे। खाड़ी देशों से होने वाला फर्टिलाइजर इंपोर्ट इन दिनों बाधित है। इसके चलते हमारे यहां पर महंगे रूप में फर्टिलाइजर खरीदा जा रहा है। फिर सवाल, हम अपने आयात और इंपोर्ट के चलते इतनी दिक्कतें क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि खाड़ी देशों में होने वाला एक्सपोर्ट भी बाधित है। हमारे यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो डॉलर जो कमाने के रास्ते थे वो भी अटके पड़े हैं। ऐसी स्थिति में देश में विदेशी मुद्रा भंडार बरकरार रहे, इसलिए आप लोगों को यह कहा गया है कि आप अपनी आवश्यकताओं में जहां जहां आपको लगे कि यह पैसा फाइनली डॉलर के रूप में बाहर जाएगा, उसे कंट्रोल करें। लेकिन विपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया में सबसे पहली प्रतिक्रिया यही थी कि प्रधानमंत्री की जो ये 7 अपील हैं, असल में उनके इकोनॉमिक फेलियर की रीपैकेजिंग है। वो फेल हो रहे हैं अर्थशास्त्र में, लेकिन उसको वो इस तरह से रीपैकेज कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, राहुल गांधी जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, सबने सरकार पर प्रतिक्रिया देते हुए एक तरह के इसे फेलियर के रूप में करार दिया। किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा इसमें लॉकडाउन जैसी वापस से परिस्थितियां पैदा करने की बात कही गई। वहीं शरद पवार जी के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की आह्वान किया गया कि आप सरकार हैं, सरकार आप सबको बुलाइए और अपनी बात कन्वे करिए। इस तरह की अपोजिशन के द्वारा प्रतिक्रिया रही। वहीं ज्वेलर एसोसिएशन ने कहा कि अगर हम सोना नहीं बेचेंगे तो हमारे सिस्टम पर गहरा असर पड़ जाएगा। इसी बीच में कई रूमर्स उड़ने लगे। सबसे पहला रूमर था कि क्या देश में लॉकडाउन आ रहा है, यानी कि आज सरकार बोल रही है कि कम घर से बाहर मत निकलिए, यानी वर्क फ्रॉम होम करिए, घर में गाड़ियों को पूलिंग में यूज करिए, पेट्रोल डीजल कम भराइए। तो क्या आने वाले समय में यह नहीं कह दिया जाएगा घर ही रहिए? तो क्या लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ रही है? क्या भारत ने वाकई में रूस से एलएनजी खरीदना रोक दिया है? इस पर सरकार का जवाब आया। सरकार का जवाब था, भारत रूस से पहले ही एलएनजी नहीं खरीदता था, तो यह रूमर का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। असल में रॉयटर्स ने एक्सक्लूसिव करके खबर चला दी थी कि इंडिया ने रूस से एलएनजी लेने से इनकार कर दिया है। इसका फिर खंडन किया। खुद मंत्री जी ने आकर के कहा कि हम पहले ही नहीं खरीदते थे, तो इस तरह की बातें हम पर क्यों ला दी जा रही हैं? India has stopped importing. India refused to import an LNG consignment from the Russian Federation. We've never imported LNG from Russia. Or that this is happening because there's a major lockdown coming. Please, let me just set some basic, this false narratives which are put out by vested interests. I'm sorry I'm being so harsh. यहां पर मंत्री जी के द्वारा कई बातें कही गई, जिनमें से लॉकडाउन पर भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह पूरी तरह झूठ है और अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मंत्री जी की तरफ से एक लाइन और बोली गई और वो ये थी कि भारत ने अपने यहां पर जो एलपीजी का उत्पादन है, जब से इंपोर्ट बाधित हुआ है, उसे बहुत तेजी से बढ़ाया है और एलपीजी के उत्पादन को हमने घरेलू स्तर पर बढ़ा दिया है और आज देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल है, 60 दिन की एलएनजी है और 45 दिन के एलपीजी का स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है। फिर सवाल है कि जब आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है तो रोक क्यों रहे हो? उपलब्ध है, लेकिन अभी भी इंपोर्ट बाधित है। एक देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए 90 दिन का स्टॉक होना चाहिए। पहले ही 70 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था, आज वो 60 दिन का है और युद्ध की अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। किसी देश को आत्मनिर्भर होने के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना होता है। अगर हम विदेशी निर्भरता को कम करते हैं तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनकर चल पाएंगे और ऐसी स्थिति में देश
की जो एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोल की दिक्कत है, उसका सब लोग चुनौती का सामना करते चलेंगे। इस तरह की बातें सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से कही गई। यह भी कहा गया कि तेल कंपनियों को आज ऑयल इंपोर्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। ऑयल कंपनीज 1 लाख करोड़ रुपए का ऑयल इंपोर्ट करती हैं और प्रतिदिन 1000 करोड़ का, एक फैक्ट 1600 करोड़ का भी था, इतना जो घाटा हो रहा है वो अभी भी आम जनता पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बीते 4 साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। इस पर लोगों का तर्क था कि जब सस्ता था तब भी तो आपने खरीद करके हम पर कौन सा फायदा लुटाया था, तो आज महंगा है तो इनको भुगतने दीजिए। तो ठीक है, ये जीरो सम गेम है। जब सस्ता था तो हमको सस्ता नहीं मिला, महंगा है तो हमें महंगा नहीं मिला। चीजें बरकरार हैं और जनता तक ट्रांसफर नहीं हुई हैं। ऐसे में आज सरकार की जो अपील है वो अपने स्टॉक को लगातार लंबे समय तक बनाए रखने की है, ऐसा कहा गया है। अब सवाल यह आता है कि साहब, अगर ऐसी स्थिति बनती है, भारत ऑयल कट करना बंद कर देता है, वैश्विक स्तर पर हम अपने स्तर पर तेल उत्पादन को बढ़ाते हैं, अन्य विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि कहां से तेल खरीदा जाए, लेकिन सरकार ने अब ऐसे जरूरी कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं जिससे लोग खरीदने को कंट्रोल कर सकें। जैसे सरकार ने गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 6% से 15% कर दी है। ऐसे में गोल्ड अब जनता को महंगा मिलने लगेगा। इन इंपोर्ट के अंदर महंगा होने के चलते सपोर्ट सिस्टम फिर से गड़बड़ाएगा। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर राजनेताओं के ऊपर भी हुआ। सिटीजन्स ने प्रधानमंत्री की अपील का वेलकम किया। प्रधानमंत्री के काफिले की एक तस्वीर बहुत वायरल थी जिसमें प्रधानमंत्री बहुत सी गाड़ियां लेकर के निकल रहे थे। कुछ नेताओं की गाड़ियां हो सकती हैं, प्रधानमंत्री की हो सकती हैं। इस काफिले को देखकर लोगों की प्रतिक्रिया थी कि नेता लोग इतने बड़े काफिले में निकलते हैं। तो इस पर भी प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ। प्रधानमंत्री की अपील का असर यह हुआ कि दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह इवन खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने काफिले से गाड़ियों को कम कर दिया। एक जगह तो जज साहब साइकिल से आते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की यह घटना नोटिस की गई। इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी चीफ मिनिस्टर ने ऑफिस में व्हीकल्स के उपयोग को कम करने का आदेश दिया। ऊर्जा मंत्री द्वारा उपसासर भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक से जाते हुए तस्वीर साझा की गई। एक जगह दिल्ली के अंदर रिक्शा से चलते हुए मंत्री जी दिखाई दिए। मेट्रो का इस्तेमाल, सार्वजनिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए नेता लोग दिखाई दे रहे हैं। यह फिलहाल चाहे सिंबॉलिक ही हो, लेकिन यह दर्शाने का प्रयास है कि अगर अपील है तो इसे नेतृत्व और सरकार लोग मानने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद राजस्थान के सीएम ने भी अपने काफिले से व्हीकल्स की संख्या में कटौती की है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने भी अपने काफिले से व्हीकल्स की संख्या में कटौती की है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सेम, बिहार के अंदर भी सेम, इसी प्रकार से काफिलों के अंदर संख्या के अंदर कटौती देखी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग जो तस्वीर रही वो प्रधानमंत्री के काफिले की रही, जिसकी कई जगह तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में केवल 2 गाड़ियां दिखाई दी। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कि सुरक्षा का क्या होगा जब देश के अंदर कोई भी राजनेता अपनी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज करके इस तरह से चलने लगे। विशेष रूप से प्रधानमंत्री, जो ना जाने कितने देशों की आंखों में चुभते होंगे, ना जाने कितने लोगों की आंखों में चुभते होंगे, अगर वो सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं तो देश के लिए यह सही नहीं है। एक और सवाल खड़ा हुआ कि देश में यह कारकेड सिस्टम जो काफिला चलता है, यह दिखावे के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है। सुरक्षा इसलिए, और यही कारण है कि अपोजिशन लीडर को भी सुरक्षा दी जाती है, जो पूर्व नेता हैं उनको भी सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ होगा तो देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपने काफिले के अंदर संख्या की कटौती करते हुए 3 गाड़ियों का काफिला लेते हुए तस्वीर डाली। इस तरह की जो प्रयास हैं ये सराहनीय है, लेकिन किस कीमत पर, यह सवाल हमेशा बना रहेगा। वहीं कॉरपोरेट ने भी अपनी तरफ से इस बात का समर्थन किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम जहां तक संभव है वो करेंगे, कारपूलिंग को बढ़ावा देंगे। सेक्टर वाइज सरकार के इस प्रयास का समर्थन हो रहा है। तो सारी बातों का सार केवल इतना कि यह सारा प्रयास विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने का है। पैनिक करने की इसमें कोई आवश्यकता फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। सरकार के जो प्रयास हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो एक सच्चे देशवासी के रूप में कंट्रीब्यूट करिए। देश के पास जहां तक बात हो भंडार की, तो पर्याप्त हमारे पास भंडार उपलब्ध है, जैसा मंत्री जी ने उपलब्ध जानकारी में कहा है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के संकेत हैं? तो फिलहाल ऐसी कोई भी न्यूज नहीं चल रही है। बाकी आप समझदार हैं, आपको अपने देश के बारे में सोचने का पूर्ण अधिकार है, अपने हितों के बारे